हेलो दोस्तों, वेलकम टू रैंकाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अब हम चैप्टर 7 को कंप्लीट कर रहे हैं और इस चैप्टर में पंचायती राज व्यवस्था को हम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। और आज का जो लेक्चर है यह आज के ग्राम पंचायत का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हम लेके आएंगे और सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था में वह है राज्य वित्त आयोग। क्या है? राज्य वित्त आयोग। कल हमने पंचायती व्यवस्था में सारे पहलुओं को देख लिया था। उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, उनके अधिकार क्या होते हैं, उन सारी बातों को कल हमने डिस्कस कर लिया था कि सर्वप्रथम कौन सा राज्य जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपने राज्य में लागू किया था जब 1993 में इसके ऊपर संविधान बन गया था, यानी कि कानून का पार्ट बन गया था। उन सब सारी बातों को आप पिछले वीडियो में जाकर प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य वित्त आयोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वह स्पेशली उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के विकास को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से लागू हुई है और आज किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था अपने उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है, ठीक है ना। हमने कल देखा था कि एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे है, द्विस्तरीय कहाँ पे है, तीन स्तरीय कहाँ पे है, ठीक है ना। उन सब सारी बातों को हम डन कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह राज्य वित्त आयोग है। देखो, प्रॉपर से इसको पढ़ो मन लगा के, और जहाँ भी तुमको डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यह इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। पंचायती राज व्यवस्था में एक प्रावधान है कि उस प्रदेश का जो राज्यपाल होगा, उस प्रदेश के जो राज्यपाल होंगे वह पंचायती की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए, किसकी वित्तीय स्थिति, पैसा वैसे का लेन देन का क्या एक्टिविटी चल रहा है, इसको पुनर्विलोकन यानी कि फिर से जांच करने के लिए प्रत्येक 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त मतलब पैसा। ऐसे आयोग का गठन करेगा जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो पंचायतें हैं उनके वित्त का अवलोकन करेगा कि किस प्रकार से कार्यकाल यहाँ पर चल रहा है। जो राज्यपाल को अपनी सिफारिश देगा, जिससे राज्यपाल विधानमंडल में रखवाएगा। देखिए, राज्यपाल जी जो हैं वो 5 साल में एक आयोग बनाएंगे जिसे हम वित्त आयोग बोलेंगे। उस आयोग का काम क्या होगा कि जो पंचायतें हैं उनके वित्तीय अवलोकन करे, उनकी पैसे वैसे का कितना गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट करके राज्यपाल को सौंपे। और राज्यपाल जी जो हैं वह अपने प्रदेश के विधानमंडल में इसको रखेंगे जहां पर विधायक और मुख्यमंत्रीगण बैठते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है प्रत्येक 5 वर्षों में। राज्य द्वारा लगाए गए कर, पथकरों व शुल्कों का पंचायत और राज्यों के मध्य वितरण। कि जो पंचायती व्यवस्था है, जो पंचायत स्तर पे शासन होता है, उनके द्वारा लगाए गए कर यानी कि पैसे वसूलने का तरीका, चाहे पथ कर हो, लोग जा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स हो, टोल टैक्स टाइप का, या फिर पंचायत और राज्यों के मध्य वितरण, वो जो पैसा है वो किस प्रकार से पंचायतों के विकास के लिए, जो पंचायत स्तर पे शासन के पद पर बैठे हुए लोग हैं, ठीक है ना, चाहे वो ग्राम प्रधान हो गए, क्षेत्र पंचायत अधिकारी हो गए, जो कि क्षेत्र पंचायत हो गए, या फिर जिला पंचायत सदस्य हो गए, या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, उनके मध्य में किस प्रकार से वितरण होगा और उसका कितना भाग जो है वह राज्य सरकार को जाएगा, उसके मामले में भी वो सब जो वित्त आयोग है वो फैसला लेता है। पंचायतों को सौंपे जाने वाले कर के बारे में भी वहाँ पर डेटा दिया जाता है। वित्तीय स्थिति सुधारने से संबंधित उपाय, कि किस प्रकार से वित्तीय स्थिति को और इम्प्रूव किया जाए और इनकम के सोर्से को, जो पैसा कमाने का जरिया है, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में भी विचार होता है। अन्य ऐसे विषय जो राज्यपाल निर्धारित करे, और कुछ विषय है जो राज्यपाल जी को महत्वपूर्ण लग रहा है कि नहीं, पंचायत के स्तर पे इस विषय को भी उठाना महत्वपूर्ण है, तो वह वित्त आयोग को यह जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायती राज, ठीक है ना। हमने कल देखा था कि कुछ अलग अलग प्रदेशों में पंचायतों का जो स्तर है वो अलग अलग है।
पंचायतों की जो रूपरेखा है वह अलग अलग प्रदेशों में कुछ अलग अलग है, ठीक है ना। कहीं पर एक स्तरीय है, कहीं पे द्विस्तरीय है और कहीं पे त्रिस्तरीय भी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो पंचायत है, जो पंचायती राज व्यवस्था है, यह राज्य सूची का विषय है और राज्य को पूरा अधिकार है कि हमारे प्रदेश में किस प्रकार से पंचायती राज का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। संसद द्वारा पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के मौलिक प्रारूप के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम 1994 पारित किया था। जैसे ही 73वें संविधान में संशोधन हुआ और 1993 में अधिनियम बन गया कि पंचायती राज को लागू करना है, उसके एक साल बाद उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम 1994 पारित किया गया। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि यानी कि नियम कानून अधिनियम कब पारित हुआ था? उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आंसर आपका 1994 होना चाहिए, ठीक है ना। और कौन से संविधान के संशोधन करके इसको पारित किया गया था? आंसर 73वां। मैं लगभग 10 बार बता चुका हूँगा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है, इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। यह घटना कब घटी थी? 1993 में देश के केंद्र के स्तर पे, ठीक है ना। क्योंकि संविधान में संशोधन का जो अधिकार है वह केंद्र सरकार के पास होता है, संसद के पास होता है, ठीक है ना, संसद के पास होता है। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम 1994 में पारित हुआ था और केंद्रीय जो अधिनियम था वह 1993 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की मूलभूत इकाई ग्राम होती है। जो पंचायतों के गठन का सबसे बड़ा जरिया होता है कि पंचायतें किसके आधार पर बनेंगी, वह क्या होती है? वह गांव होती है, ठीक है ना। कि एक गांव है, उसकी आबादी इतनी है तो एक पंचायत बन गया और कुछ पंचायतों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत बन गया और इसी तरीके से जिला पंचायत बन गया। यानी कि जो मेन इकाई होती है वह क्या होती है? वह गाँव होती है। गांव से ही मिलकर वो बनता है। जैसे बोलते हैं ना कि देश जो है वह 28 प्रदेशों से मिलकर बना है, ऐसा बोलते हैं ना कि यहाँ पर इतने प्रदेश हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन सबको मिला के देश बना हुआ है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वह किससे मिलकर बनी हुई है? वह गाँव से मिलकर बनी हुई है। तो दोस्तों इस अधिनियम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की मूलभूत इकाई ग्राम होती है, ठीक है ना। ग्राम मतलब गाँव। उत्तर प्रदेश में 1000 की जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र का गठन किया जाता है। जो आपका गांव होता है ना, आपका गांव, उसमें लगभग 1000 की जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र का गठन किया जाता है। यदि एक गांव की आबादी 1000 से प्लस है तो उसको एक पंचायत क्षेत्र बना दिया जाएगा। और सपोज करिए किसी गांव की आबादी 300 है, जैसे मान लीजिए एक छोटकू सा गाँव है, इसमें सिर्फ 200 लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक ग्राम पंचायत नहीं बनाया जाएगा। उसके बगल वाले गांव में सपोज करिए कि 500 लोग रहते हैं और उसके बगल वाले गांव में 300 लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हुआ? 5, 3, 8, 9 और 10। तो इन तीनों को मिलाकर एक क्षेत्र पंचायत बना दिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि गांव तो 3 हैं लेकिन जो पंचायत है, जो प्रधान का चयन होगा, जो प्रधान का इलेक्शन होगा, यह 3 गांव आपस में मिलकर ग्राम प्रधान का चयन करेंगे। क्योंकि एक गांव की आबादी 1000 से कम थी, इसलिए 1000 से कम आबादी वाले गांव को एक क्षेत्र पंचायत नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों कम से कम एक क्षेत्र पंचायत बनाने के लिए 1000 से अधिक आबादी वाला गांव चाहिए। यदि एक गांव की आबादी 1000 से कम है तो एक से अधिक गांवों को मिलाकर एक क्षेत्र पंचायत बनाया जाता है। 1000 से कम जनसंख्या होने की स्थिति में कई गांवों को सम्मिलित करके पंचायती क्षेत्र का गठन किया जाता है। देखिए यहाँ पर पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर 500 लोग हैं तो एक ग्राम प्रधान पद के लिए इस गांव से खड़ा हो गया, वो क्या बोलेगा? भैया हम तो आपके गांव के हैं, हमको वोट दीजिए, ठीक है ना। यानी कि क्षेत्रवादिता करेगा वह। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स आप लोग सामान्यतः अपने गांव के आसपास देखते ही होंगे। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में सदस्यों का चुनाव होता है। जैसे होता है ना कि ग्राम प्रधानी का इलेक्शन हुआ तो एक गांव में बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है कि जैसे कोई एक परिवार का व्यक्ति एक ग्राम प्रधान का जो प्रत्याशी है उसके संग नहीं है,
कि भैया मैं तो अब की बार आप वोट नहीं देने वाला हूँ, मैंने आपको 5 साल गाली दिया है, ठीक है ना। अब यह ग्राम प्रधान का जो प्रत्याशी है अब इसके घर जाएगा, बोलेगा भैया तुम क्यों गुस्सा हो, मुझे क्यों नहीं वोट दे रहे हो, अरे यार तुम मेंबरी खड़े हो जाओ, मेरी अगल बगल पकड़ है, तुम मेंबर जीत जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेंबर खड़े किए जाते हैं गांव में। और मेंबर कितने होंगे, एक क्षेत्र पंचायत में मेंबर कितने होंगे वो यहाँ पर डेटा दिया गया है। ग्राम पंचायत में न्यूनतम 9 और अधिकतम 15 सदस्य होते हैं। कोई भी एक ग्राम पंचायत है, कोई भी एक ग्राम पंचायत है और वहाँ पर एक प्रधान होगा, एक ग्राम पंचायत हो तो एक प्रधान होगा, और उस एक प्रधान के साथ कम से कम 9 सदस्य तो होंगे ही और अधिकतम 15 सदस्य होते हैं। जैसे एक वार्ड होता है ना, मतलब 10-5 घरों को मिलाकर एक वार्ड बनाया जाता है, वहाँ से एक मेंबर होते हैं, यानी कि सदस्य का चुनाव। तो एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 9 और अधिकतम 15 सदस्य होते हैं। आपको किसी भी क्षेत्र पंचायत में, किसी भी ग्राम पंचायत में, क्षेत्र पंचायत नहीं ग्राम पंचायत में, किसी भी ग्राम पंचायत में 9 मेंबर से कम नहीं दिखाई देंगे और किसी भी ग्राम पंचायत में आपको 15 मेंबर से यानी कि 15 सदस्य से अधिक सदस्य नहीं दिखाई देंगे। यह एक क्राइटेरिया है कि एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 9 सदस्य और अधिकतम 15 सदस्यों का चुनाव होता है। और इनका भी चुनाव ग्राम प्रधान के पद के चुनाव के समान ही होता है और प्रत्यक्ष मतगणना के अनुसार होता है। लोग जाकर जिस दिन ग्राम प्रधान का चुनाव होता है उसी दिन सदस्यों का भी चुनाव होता है, ठीक है ना। और यह भी प्रत्यक्ष मतगणना के अनुसार होता है, ये मनोनीत नहीं होते, इनका भी चुनाव होता है। 1000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य। यदि किसी ग्राम पंचायत की जो जनसंख्या है 1000 तक ही है, उससे बहुत अधिक नहीं है, तो वहाँ पर 9 मेंबर बनाए जाएंगे उस ग्राम पंचायत में। और 1000 से अधिक परंतु 2000 से कम जनसंख्या पर 11 सदस्य। मान लीजिए कि एक ग्राम पंचायत की जो पॉपुलेशन है वह 1000 से तो अधिक है लेकिन 2000 से कम है, तो वहाँ पर 11 सदस्य बनाए जाएंगे। और 2000 से अधिक परंतु 3000 से कम, यदि किसी गांव में 2000 से अधिक और 3000 से कम है तो वहाँ पर 13 सदस्य बनाए जाएंगे एवं 3000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत में 15 सदस्य की नियुक्ति होगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि कैसे 9, 11, 13 और 15 जो सदस्य बनते हैं वो जनसंख्या का क्राइटेरिया है कि उस ग्राम पंचायत की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। प्रधान का चयन भी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या है कि गांव के जिन जिन व्यक्तियों का, ठीक है ना, जो भी एक ग्राम पंचायत में गांव आएंगे वो एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। वोटर लिस्ट जो आता है उसमें यदि उनका नाम है तो वो लोग जाकर बूथ पर वोट दे सकते हैं, ठीक है ना, और लोगों को देना भी चाहिए, यह उनका अधिकार है। ग्राम पंचायतों के कुल पदों में महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित होते हैं। दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में सपोज करिए कि यदि 100 ग्राम पंचायतों का इलेक्शन हुआ तो 33 जो हैं वो महिलाएं ग्राम प्रधान बनेंगी, क्योंकि 33 पद हैं वो आरक्षित हैं, उस पर सिर्फ महिलाएं ही इलेक्टेड हो सकती हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया जाता है जिसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी यानी कि लोकल लैंग्वेज में बोले तो सेक्रेटरी, ठीक है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसकी भी पोस्ट की खूब हवा बह रही है कि कब आएगा क्या होगा, सन 2018 से ही निलंबित है, ठीक है ना, 5-6 हज़ार पोस्ट शायद आने वाले हैं। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम प्रधान के साथ ग्राम प्रधान के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक अधिकारी नियुक्त होता है, उसको सरकारी कर्मचारी बोलते हैं। यह ग्राम विकास अधिकारी होता है जिसको हम VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भी बोलते हैं। अब बात करते हैं ग्राम प्रधानों के कार्यकाल की। ग्राम पंचायत की पहली बैठक से, जब भी ग्राम पंचायत का गठन होगा उसकी पहली बैठक होगी, तब से 5 वर्ष तक ग्राम प्रधान जो भी व्यक्ति विजेता होगा, जो भी व्यक्ति जीता होगा, वह 5 साल तक उसके पद पर अधीन रहेगा। यदि कार्यकाल से पूर्व ही ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाता है, दोस्तों मैं आपको कल बताया था कि किस प्रकार से ग्राम पंचायतें भंग होती है। यदि ग्राम प्रधान की अकस्मात मृत्यु हो जाए या फिर 2/3 सदस्य जो हैं वह ग्राम प्रधान के खिलाफ हो जाएं,
ठीक है ना, या तो उसके ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप साबित हो जाए कि उसने कोई भ्रष्टाचार किया है, उसने कोई गलत काम किया है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में भी ग्राम प्रधान को उसके पद से पदच्युत किया जा सकता है, यानी कि हटाया जा सकता है। 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य है। जैसे किसी भी ग्राम प्रधान की मृत्यु हो गई या फिर उसको पद से हटा दिया गया, ठीक है ना, अविश्वास प्रस्ताव लाके, तो जब वो हटेगा तो उसके 6 महीने के अंदर ही फिर से नए ग्राम प्रधान का चुनाव होगा। 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। एक स्थिति में चुनाव नहीं होता कि जैसे वह 4 साल और 7 महीने या उससे अधिक का कार्यकाल कंप्लीट कर चुका है कि फिर से चुनाव होने में 6 महीने से कम समय का समय बचा हुआ है, तो उस स्थिति में कोई चुनाव नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने बाद तो खुद सबका चुनाव होने वाला है, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से इसको आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रधान के कार्य क्या होते हैं। सबसे बड़ा प्रधान का कार्य क्या होता है पता है आपको? कॉलोनी आ गई, ठीक है ना, शौचालय आ गए, तो यह जिसको देते हैं उसे कमीशन लेते हैं। यह इनका सबसे मेन काम है जो आज की स्थिति में देखा जा रहा है। लेकिन ऑफिशियली क्या काम है जो हमारे परीक्षा में पूछेगा उसको भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। प्रधान ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक आहूत करता है तथा बैठक की अध्यक्षता करता है। शायद ही आप लोग अपने गांव में देखे हों कि गांव के बीच में या फिर कहीं ऐसी जगह पर जहां सब लोग इकट्ठा हों, ग्राम प्रधान जी वहां बैठे हों, सबकी समस्याओं को सुन रहे हों, उसका निवारण कर रहे हों। ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा करना चाहिए, ऐसा नियम है। प्रधान ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक आहूत मतलब बुलाता है तथा बैठक की अध्यक्षता करता है, उसको मॉनिटर करता है। प्रधान ग्राम सभा के प्रस्तावों का क्रियान्वयन करता है। जो ग्राम सभा, जो सभा बैठी है, यदि वो कोई प्रस्ताव ला रही है तो उसके ऊपर विचार करता है कि कैसे इसको काम किया जाए, सॉल्व किया जाए, तथा पंचायत द्वारा लगाए गए शुल्क की वसूली करता है। साथ ही पंचायत की संपत्तियों की सुरक्षा करता है। गांव में कुछ पंचायत की संपत्तियां होती है, जैसे कोई ज़मीन है, ठीक है ना, कुछ पंचायत की बिल्डिंगें होती हैं, तो उनकी वो सुरक्षा भी करता है कि उसको कोई तोड़ ताड़ ना दे। प्रधान पंचायत की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन की नियमित देखभाल करता है। गड़बड़ी होने की स्थिति में प्रधान इसकी सूचना सदस्यों को तत्काल देता है। यदि कोई गांव में कुछ गड़बड़ी हो गई, ठीक है ना, जो कि उसके दायरे में आता था, तो इसकी सूचना वो तत्काल जो वहाँ के मेंबर होते हैं 9, 11, 13, 15 उनको तुरंत उसकी सूचना देता है कि कैसे कार्य हो। ग्राम पंचायत के कर्मचारी वर्ग, ग्राम पंचायत के संचालन हेतु कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाता है। देखिए, कुछ सरकारी कर्मचारी होते हैं जो कि पंचायती स्तर पर गांव में अपनी सुविधाएं मुहैया करवाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है पंचायत सचिव। पंचायत सचिव की नियुक्ति पंचायत की सहायता हेतु की जाती है, ठीक है। सबसे बड़ा जो पद होता है वह ये होता है ग्राम सेवक, जिसे हम ग्राम विकास पदाधिकारी या फिर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर BDO भी बोलते हैं। यह विकास कार्यों का संचालन हेतु, यानी कि विकास कार्य कैसे हो, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, पंचायत को परामर्श देता है। साथ ही नीतियों को लागू करने में सहायता करता है। जो ग्राम सेवक का पद होता है, जो ग्राम विकास पदाधिकारी BDO का पद होता है, उसका यह कार्य होता है कि वह विकास कार्यों को कैसे आगे बढ़ाए और ग्राम प्रधान की कैसे इसमें हेल्प करे कि जो उसके गांव में, यानी कि जो उसके क्षेत्र पंचायत में, ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। चौकीदार शांति व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो चौकीदार होता है वह गांव में बैठा रहता है। जैसे ही गांव में कोई घटना घटी, वह तुरंत दरोगा को फ़ोन लगाता है कि सर यहाँ तो दंगा हो गया है, ठीक है ना। ये चौकीदार का काम होता है। खैर अब तो 100 नंबर आ गया है तो कोई भी उठा के फ़ोन मिला देता है। तो अब चौकीदार की भूमिका थोड़ी सी घट गई है जब से 100 नंबर, ठीक है ना। कितना 100 नंबर है कि 112 हो गया है? चेंज हो गया है ना, ठीक है। ग्राम पंचायत की समितियाँ। अब ग्राम पंचायत में कौन कौन सी समिति बनी है उसके बारे में भी देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों का निर्वहन करने के लिए समितियों का गठन किया जाता है। इसको थोड़ा सा नियोजन व विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य व कल्याण समिति, निर्माण कार्य संबंधित समिति या फिर प्रशासनिक समिति। इस पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको सर से इस बार देख लो। आइए अब बात करते हैं क्षेत्र पंचायत की। अभी हमने ग्राम पंचायत के बारे में प्रॉपर तरीके से सब कुछ वहाँ पे देख लिया कि किस प्रकार से क्या होता है, कितने लोग गांव में हैं तो एक ग्राम पंचायत बनती है,
इतने से कम हैं तो 2 गाँव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है, ठीक है ना। कितने मेंबर होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, सारी बातें वहाँ पर हमने देख ली थी। अब बात करते हैं क्षेत्र पंचायत की। क्षेत्र पंचायत का जो गठन होता है यह ब्लॉक स्तर पर होता है। कहाँ पे होता है? ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। इसके निर्वाचित सदस्य प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। जो क्षेत्र पंचायत होता है उसको देखिए आम बोलचाल की भाषा में ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं ना, ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन है और उसमें जो वोटिंग होती है वह बीडीसी, जो आपके गांव में ग्राम प्रधान के साथ बीडीसी होते हैं ना, वह इनको वोट देते हैं, जिनसे कि क्षेत्र पंचायत का जो प्रतिनिधि होता है वह चयनित होता है, यानी कि ब्लॉक प्रमुख बनते हैं, ठीक है ना। तो क्षेत्र पंचायत का जो सबसे बड़ा पद है वह क्या है? ब्लॉक प्रमुख है और उसको वोट देने वाले बीडीसी होते हैं, जो कि आपके गांव में, यानी कि क्षेत्र पंचायत के सदस्य। ब्लॉक प्रमुख अपना त्याग पत्र जिला पंचायत अध्यक्ष को दे सकता है। यदि ब्लॉक प्रमुख चाहे कि यार मेरा मन नहीं कर रहा है ब्लॉक प्रमुखी करने का, तो अपना त्याग पत्र जिला पंचायत जो अध्यक्ष होंगे उनको दे सकता है कि मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं। जबकि क्षेत्र पंचायत के सदस्य अपना त्याग पत्र ब्लॉक को सौंपते हैं, ठीक है ना। जो क्षेत्र पंचायत के मेंबर होते हैं, यानी कि जो बीडीसी होते हैं, जो इनको वोट देके इनको ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं, यदि उनको अपना त्याग पत्र देना हो तो वह ब्लॉक प्रमुख को सौंपते हैं, ठीक है ना, ब्लॉक को सौंप देते हैं। क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी ब्लॉक विकास अधिकारी होता है। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया था कि ग्राम के स्तर पे जो एक अधिकारी होते हैं उनको हम ग्राम विकास अधिकारी या फिर ग्राम सेवक बोलते हैं, और जो क्षेत्र पंचायत के स्तर पे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं उनको बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यह उनको बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि ब्लॉक विकास अधिकारी, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। आप लोगों को पता होगा जो पीसीएस की परीक्षा होती है उसके आधार पर इनकी नियुक्ति होती है। यदि राज्य सरकार ब्लॉक प्रमुख या उप प्रमुख को हटा देती है तो वह व्यक्ति प्रमुख या उप प्रमुख पद से हटाए जाने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक प्रमुख या उप प्रमुख के रूप में पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होता है। क्षेत्र पंचायत गांव एवं जिले के मध्य एक मजबूत संपर्क स्थापित करता है। यह देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ब्लॉक प्रमुख को, ठीक है ना, यदि राज्य सरकार किसी ब्लॉक प्रमुख को हटा दी, ठीक है ना, तो हटने के तुरंत बाद वह इलेक्शन में नहीं खड़ा होगा, कम से कम 3 वर्षों के बाद ही वह एलिजिबल होगा कि वह फिर से इलेक्शन में आ सके। बस इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट था। और जो क्षेत्र पंचायत होती हैं वह ब्लॉक और गांव के बीच में एक पुल की तरह कार्य करती हैं, ठीक है, संपर्क साधने के लिए। क्षेत्र पंचायत का सदस्य वही व्यक्ति क्षेत्र पंचायत का मेंबर हो सकता है जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होती है। तो आप लोगों ने काफी बार देख लिया। क्षेत्र पंचायत के प्रधान सभी निर्वाचित सदस्य एवं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य एवं विधानसभा सदस्य क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं। जो भी निर्वाचित मेंबर होते हैं वह क्षेत्र पंचायत के मेंबर होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा सदस्य जो कि मनोनीत होते हैं ना, और विधान परिषद का सदस्य जो उस क्षेत्र का मतदाता हो क्षेत्र पंचायत का मेंबर कहा जाता है, ठीक है। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं या तो विधान परिषद के जो कि मनोनीत होते हैं, तो वह भी क्षेत्र पंचायत के मेंबर में गिने जाते हैं। ये सब पढ़ने वाली बात है। क्षेत्र पंचायत की बैठकों का जो सभापतित्व होता है वह क्षेत्र पंचायत का प्रमुख करता है और प्रमुख का कार्यकाल 5 वर्षों तक निर्धारित होता है, ठीक है। यह वन लाइनर इंफॉर्मेशन है, बस इसको आप लोग को देख लेना है। क्षेत्र पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा 5 वर्ष से भंग किया जा सकता है। शेष नियम ग्राम सभा के ही समान है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाती है। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्षेत्र पंचायत को राज्य सभा द्वारा, यदि राज्य सभा चाहे तो वह क्षेत्र पंचायत को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकती है, यानी खत्म करके फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवा सकती है। शेष नियम ग्राम सभा के ही समान है। जो इसके अधिकार है, राइट्स हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से काम करना है, हम लोगों ने ग्राम सभा में देख लिया था। बिल्कुल यही चीज़ें यहाँ पर भी रिपीट होती हैं। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। जो ब्लॉक होते हैं, जो तहसील होते हैं, जो वहाँ पर निकाय होते हैं आपकी सहायता करने के लिए, काम करने के लिए, उनको पंचायत समिति कहा जाता है। अब बात करते हैं जिला पंचायत की। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला पंचायतों का गठन का प्रावधान है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष वयस्क मतदाता द्वारा होता है।
जिला पंचायत के सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष एवं एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जिला पंचायत मेंबर का इलेक्शन होता है। लगभग एक जिले में मैं बात करूं कि यदि अच्छा खासा बड़ा जिला है तो 15, 20, 25 जिला पंचायत सदस्य बनते हैं और सभी मेंबर मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, उसको हम उपाध्यक्ष भी बोलते हैं। इस तरीके से जिला पंचायत का जो है वह गठन होता है पंचायत स्तर पे, ठीक है। जिला पंचायत में महिलाओं के लिए 50% जो हैं सीटें आरक्षित हैं। यदि जिला पंचायत मेंबर 20 सीट है और 20 सीट पे से प्रतिनिधि खड़े हुए हैं तो लगभग 10 सीटें ऐसी होंगी कि जिस पे पूरी महिलाएं ही उस पर खड़ी होंगी, क्योंकि 50% सीटें आरक्षित हैं। जिला पंचायत के सदस्यों के रूप में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों को शामिल किया जाता है। इसको हमने पहले भी देख लिया था। जिला पंचायत के अधिकार क्या होते हैं उसको भी देख लेते हैं। सचिव, जिला पंचायत का प्रमुख अधिकारी होता है सचिव, जिसकी नियुक्ति जिला पंचायत की मांग पर राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। सचिव जो होते हैं वह जिला पंचायत के प्रमुख अधिकारी होते हैं। कहाँ से? प्रशासन के द्वारा, ठीक है। जिसकी जो नियुक्ति होती है वह अध्यक्ष की मांग पर होती है कि इस व्यक्ति को हमारा सचिव बना दिया जाए। जो जिला पंचायत के लिए बजट तैयार करता है तथा जिला पंचायत के सम्मुख प्रस्तुत करता है। तो सचिव जो होते हैं वह जिला पंचायत के विकास के लिए, उनका कार्य क्या होता है? बजट बनाना और उसको प्रस्तुत करना, किस तरीके से काम आगे बढ़ेगा। सचिव जिला पंचायत की ओर से सरकारी अनुदान एवं अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त करता है। जब यह रिपोर्ट देगा तो जिला पंचायत को क्या होगा? पैसे आवंटित होंगे और वह इससे अपना काम आगे कर पाएगा। जिला पंचायत के आय व्यय की अदायगी सचिव द्वारा की जाती है कि कितना खर्च हुआ और कितना मिला, ठीक है ना। इसका जो सारा ब्यौरा होता है वह इन्हीं के द्वारा किया जाता है। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च अधिकारी को जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। मुख्य कार्यपालिका जो अधिकारी होते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि यूपीएससी द्वारा कंडक्ट परीक्षा से जो IAS रैंक के अधिकारी होते हैं उनको ही मुख्य कार्यपालिका अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है जिला पंचायत में, ठीक है ना। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि हमने क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत तीनों पंचायतों को विस्तृत तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया। और इस तरीके से जो पंचायती राज व्यवस्था थी, इस तरीके से जो पंचायती राज व्यवस्था थी हमने उसको कंप्लीट तरीके से यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। अब कल की जो मेरी वीडियो आएगी इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे या फिर परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनकी वीडियो आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।